तो जो चैप्टर 6 है उसका मेन जो एम है इंडस्ट्री एनालिसिस। इसमें क्या पढ़ना है, अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। रोल ऑफ इंडस्ट्री एनालिसिस इन फंडामेंटल एनालिसिस, चैलेंज इन डिफाइनिंग इंडस्ट्री, इंडस्ट्री सिक्लिसिटी, मार्केट साइजिंग, ट्रेंड एनालिसिस, सेक्युलर ट्रेंड, वैल्यू माइग्रेशन एंड बिजनेस लाइफ साइकिल, वेरियस इंडस्ट्री एनालिसिस फ्रेमवर्क सच एज पोर्टर 5 फोर्स मॉडल, पेस्टल एनालिसिस, बीसीजी एनालिसिस, एससीपी एनालिसिस, ये सब पूछता है एग्जाम में। की इंडस्ट्री स्पेसिफिक ड्राइवर एंड इंडस्ट्री केपीआईज, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग टैक्सेशन। तो ये सब चीजें अपन चैप्टर 6 में पूरी तरीके से कवर करेंगे, ठीक है। तो रोल ऑफ इंडस्ट्री एनालिसिस इन फंडामेंटल एनालिसिस, इकोनॉमिक एनालिसिस हेल्प अस अंडरस्टैंड वेदर बिजनेस इन जनरल इज लाइकली टू ग्रो इन फोर्सिएबल फ्यूचर और डिक्लाइनिंग इन, ठीक है। इंडस्ट्री एनालिसिस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ ईच इंडस्ट्री विल वुड बी इम्पैक्ट अंडर द करंट इकोनॉमिक कंडीशन। तो इंडस्ट्री एनालिसिस में अपने को क्या सीखने को मिलता है, तो ये पॉइंट है इसका कि हाउ ईच इंडस्ट्री वुड इम्पैक्ट अंडर करंट इकोनॉमिक कंडीशन है, यानी हमारी आज की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, उसमें कौन सी इंडस्ट्री को कितना इम्पैक्ट पड़ता है, ये अपने को स्टडी करना है इंडस्ट्री एनालिसिस में। In industry analysis, analyst means research analyst also try to understand how the various player in the market are likely to react and how they may affect the prospect of industry, ठीक है। तो एनालिस्ट क्या अंडरस्टैंड करता है कि जो प्लेयर्स है मार्केट में, इंडस्ट्री में, वो क्या इंपैक्ट रिएक्ट करते हैं और उसका अफेक्ट क्या होता है इंडस्ट्री में, ठीक है। वेरियस क्वेश्चन दैट have to be addressed in industry analysis including the following। तो इतने क्वेश्चंस के जवाब एक रिसर्च एनालिस्ट खोजता है। तो 1 to 7 7 क्वेश्चंस है। व्हाट इज द इंडस्ट्री इन विच द कंपनी ऑपरेट, कौन सी इंडस्ट्री में वो कंपनी ऑपरेट कर रही है। रिलायंस कौन से इंडस्ट्री में आती है, ठीक है। आईटीसी कौन से इंडस्ट्री में आती है, सन फार्मा कौन से इंडस्ट्री में आती है, ठीक है। तो कौन सी इंडस्ट्री, कौन से सेक्टर में, हाउ मच डस इट गेट इंपैक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ सिक्लिकल ट्रेंड, और सिक्लिकल ट्रेंड आता है तो कितना इंपैक्ट पड़ता है उन इंडस्ट्रीज में, उन कंपनीज में, ठीक है। व्हाट इज द पोटेंशियल इंडस्ट्री साइज, उनकी पोटेंशियल कितनी है, उस इंडस्ट्री की पोटेंशियल कितनी है, ठीक है। हाउ हैज द इंडस्ट्री बीइंग परफॉर्मिंग इन पास्ट, उस इंडस्ट्री ने परफॉर्म कैसा किया पास्ट में, एंड व्हाट वेयर द ड्राइवर बिहाइंड द परफॉर्मेंस, पास्ट में परफॉर्मेंस कैसा किया है, और वो परफॉर्मेंस के लिए जो इम्पैक्ट ड्राइवर्स होते हैं ना, इम्पैक्ट यानी कि ऐसे क्या फैक्टर्स थे जिसके कारण उसने परफॉर्म अच्छा किया है या खराब किया है, ठीक है। व्हाट इज द लेवल ऑफ कंपटीशन इन द इंडस्ट्री, लेवल कैसा है कंपटीशन का इंडस्ट्री में। हाउ डज इट अफेक्ट द प्राइसिंग पावर ऑफ वेरियस प्लेयर्स, ठीक है। कंपटीशन कितना है, प्राइसिंग पावर कितना है प्लेयर के पास, एंड व्हाट आर द वेरियस सेक्युलर ट्रेंड दैट अफेक्ट द इंडस्ट्री एंड आर दे कॉजिंग एनी वैल्यू माइग्रेशन, आर देयर एनी रेगुलेटरी हैंडवाइंड एंड टेलवाइंड अफेक्टिंग द इंडस्ट्री। तो रेगुलेटरी यानी कि जो रेगुलेशन जो गवर्नमेंट बनाती है या ओवरऑल जो रेगुलेशन चल रहा है उसके कारण कैसा इफेक्ट पड़ता है इंडस्ट्री में, प्लस पॉजिटिव जाता है कि निगेटिव जाता है, ये सब चीजें भी अपन इंडस्ट्रियल एनालिसिस में कवर करते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। वर्कबुक को कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फैमिलियर हो जाएंगे वर्ड से, आप पूरी बुक से फैमिलियर हो जाओगे, टर्मिनोलॉजी से फैमिलियर हो जाओगे, कॉन्फिडेंस लेवल अलग बनता है। द वेरी फर्स्ट स्टेप इन इंडस्ट्रियल एनालिसिस इज टू डिफाइन द इंडस्ट्री इन विच द कंपनी ऑपरेट। इंडस्ट्री डेफिनेशन इज नॉट ऑलवेज अ इजी टास्क, ठीक है। अब पहला स्टेप क्या होता है इंडस्ट्रियल एनालिसिस में कि वो कंपनी कौन सी इंडस्ट्री में है, लेकिन वो इंडस्ट्री को डिफाइन करना इतना आसान नहीं है। अब रिलायंस इंडस्ट्री, आईटीसी, ये सब कंपनीज को कैसे आप डिफाइन करोगे। While there are several standard industry classification systems such as National Industry Classification System in India,
तो इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन इंडिया में कैसे होता है? नेशनल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन, इसको याद रखिएगा, नेशनल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन सिस्टम इन इंडिया। और ग्लोबल में कौन सा चलता है? ग्लोबल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड, GICS, ग्लोबल में ये चलता है। और क्या चलता है? नॉर्थ अमेरिकन इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेक्स, ये चलता है US में। ठीक है, ये तीनों में से कोई भी पूछता है इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन इंडिया में कैसे किया जाता है, US में कैसे किया जाता है, तो अपना आंसर होगा इंडिया में कौन सा सिस्टम चलता है? नेशनल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन सिस्टम इन इंडिया। और ग्लोबल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड या नॉर्थ अमेरिकन इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन सिस्टम इन US, ये होती है। फॉर इंस्टेंस, NIC has a single classification of manufacture of passenger car. Every car manufacturer, including entry level compact car manufacturer or high end luxury car manufacturer, fall under the same industry classification. However, since the dynamic of luxury car manufacture is different from entry level, लेकिन क्या होता है कि जो लग्जरी कार है और जो एंट्री लेवल की कार है, उसको सेम क्लासिफिकेशन में रखा गया है कि कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, लेकिन दोनों के पैटर्न, दोनों का सेल जो खरीदी है उसमें तो बहुत ज्यादा अंतर होता है ना। द और दोनों के चैलेंज भी अलग होते हैं। एंट्री लेवल की कार कब खरीदता है आदमी, और लग्जरी लेवल की कार कब खरीदता है, दोनों में डिफरेंस होता है ना। The challenge especially increase when a company compete in many industry to earn its income. अब एक एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल को भी याद रखिएगा, कई बार सेम एग्जांपल पूछता है। जैसे एग्जांपल है PVR इंडस्ट्री, तो PVR सिनेमा कॉम्पीट विथ सैटेलाइट चैनल और ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, दोनों में कंपटीशन दे रहा है PVR, such as Netflix and Hotstar, to attract audience. On other hand, cinema industry also compete with live theater, live performance and sporting league. तो PVR को कंपटीशन नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार से भी मिल रहा है, और साथ में सिनेमा इंडस्ट्री में भी PVR है, तो उसको कंपटीशन किससे मिल रहा है? लाइव थिएटर्स, लाइव परफॉर्मेंस एंड स्पोर्टिंग लीग से। If an analyst apply a narrow industry definition and classify the company as a part of cinema exhibitor, it create a risk of overlooking other competitors. But if one were to give broader definition, the then challenge is to identify whether to classify the company as a part of entertainment media industry or should be classified as a part of out of home industries. तो ऐसे इंडस्ट्रीज को क्लासिफाइड करना इतना आसान नहीं होता। This may force the analyst to classify it as a part of much broader media and entertainment industry, but that would create another challenge as each segment with this broader group have their own idiosyncrasy and not strictly comparable. ठीक है, same camera manufacturing is another example that show the challenge in defining a industry. Couple of decade ago कैमरा क्या था? एक स्टैंड अलोन प्रोडक्ट था। लेकिन अब क्या होगा, विद इमरजेंस ऑफ मोबाइल फोन विद अ बिल्ट इन कैमरा, लॉट ऑफ एंट्री डिजिटल कैमरा स्टार्टेड लूजिंग देयर सेल। तो स्टार्टिंग लेवल के जो कैमरे थे वो तो आज के डेट में खत्म हो गए। विथ इमरजेंस ऑफ हाई टेक्नोलॉजी मोबाइल फोन, इवन मिड टीयर कैमरा आर फेसिंग कॉम्पिटिशन। अब मोबाइल फोन में ऐसे कैमरे आ चुके हैं कि वो मीडियम रेंज के कैमरे को भी कंपटीशन दे रहे हैं। इफ कैमरा आर डिफाइंड एज स्टैंड अलोन इंडस्ट्री, देन अन एनालिस्ट में एंड अप इग्नोरिंग दिस ह्यूज कंपटीशन फ्रॉम मोबाइल फोन। तो अब कैमरे का कंपटीशन किससे हो रहा है? मोबाइल फोन से हो रहा है। An analyst should carefully consider various factors that drive the business and should classify it as a part of industry group which have such common driving factors. Analysts believe that PVR Limited business is driven by people propensity to spend time outside their home. It may be appropriate to classify it as a part of out of home entertainment industry. On the other hand, if business is largely driven by people propensity to consume movie content, it may be appropriate to classify it as a part of entertainment media. ठीक है, तो किसी भी इंडस्ट्री को क्लासीफाई करना इतना आसान नहीं है।
ये सब एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, और इस एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर कुछ ना समझ में आए तो मेरे से वापस पूछ सकते हैं, लेकिन इस टाइप के एग्जाम्पल भी डायरेक्ट एग्जाम में कई बार आ जाते हैं। अब यहाँ GICS दिया है, विच इज वाइडली यूज्ड इन फाइनेंशियल सेक्टर फॉर ग्लोबल इन्वेस्टर ऑन अदर एंड इज 4 tiered hierarchical industry classification system where the 4 tier sector, industry group, industry and sub-industry divided into 11 sector, 25 industry group, 74 industries, 163 sub-industries. An example for grouping for energy sector to is shown below the illustrated purpose. तो इसमें GICS में कैसे डिवाइडेड है? सेक्टर, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री सेक्टर, इंडस्ट्री ग्रुप, इंडस्ट्रीज एंड सब इंडस्ट्रीज। इसको याद रखिएगा, 4 में डिवाइड है, सेक्टर, इंडस्ट्री ग्रुप, इंडस्ट्री एंड सब इंडस्ट्रीज। और सेक्टर कितने हैं? 11। इंडस्ट्री ग्रुप कितने हैं? 25। 74 है इंडस्ट्रीज एंड 163 है सब इंडस्ट्रीज। ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल ऑफ ग्रुपिंग ऑफ एनर्जी सेक्टर इज सोन बिलो फॉर इलिस्ट्रेशन पर्पस। ठीक है, यानी कि एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया है कि ये सेक्टर क्या है, इंडस्ट्री ग्रुप क्या है, इसका सब इंडस्ट्री कैटेगरी क्या है। ठीक है, उसमें भी सब इंडस्ट्री में भी इतनी कैटेगरी में ये डिवाइडेड है ना। एक एनर्जी सेक्टर की जो कंपनी है वो इतने सेक्टर्स में डिवाइड है। ठीक है, एनर्जी है, एनर्जी का इंडस्ट्री ग्रुप, इंडस्ट्री का, ठीक है, फिर इंडस्ट्री कौन सी है, फिर उसकी सब इंडस्ट्री क्या है। ठीक है, ऐसे डिवाइडेड है। तो ये जो पैटर्न है ये ज्यादा यूजफुल है। तो GICS स्ट्रक्चर जो होता है, ग्लोबल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड, ये ज्यादा फ्रूटफुल है। ठीक है। अब अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्रीज सिक्लिसिटी, ठीक है, या इसको साइक्लिसिटी भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, सिक्लिकल है कि साइक्लिकल है वो अपने को बस याद रखना है। इकोनॉमिक साइकिल अफेक्ट ऑल बिजनेस। ठीक है, कोई भी इकोनॉमी का जो साइकिल होता है सभी बिजनेस को अफेक्ट करता है। ठीक है, दे अफेक्ट सम बिजनेस मोर देन अदर्स, किसी को ज्यादा करता है, नुकसान देता है, किसी को कम देता है। बेस्ड ऑन सिक्लिकल नेचर इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। अब 3 टाइप में डिवाइडेड है। डिफेंसिव इंडस्ट्री, डिफेंसिव का मतलब ये नहीं है कि वो डिफेंस के प्रोडक्ट बनाते हैं, गन्स, वो डिफेंस के प्रोडक्ट नहीं बनाते वो, है ना। डिफेंसिव है ने जो कम से कम इंपैक्ट देता है। दे आर इंडस्ट्री दैट क्रिएट प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट हैव लो इनकम इलास्टिसिटी। अ फॉल और राइज इन इनकम डज नॉट अफेक्ट द डिमांड सिग्निफिकेंटली। ठीक है, अगर आदमी 2 रोटी खाता है तो 2 ही रोटी खाएगा ना, 4 रोटी है तो 4 खाएगा, या जो उसकी एक कैपेसिटी उतने ही खाएगा। तो उसी के बारे में बात की गई है कि इनकम के बढ़ने और घटने से इसके डिमांड में ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। दिस इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मिनिमल इम्पैक्ट ऑन अकाउंट ऑफ इकोनॉमिक साइकिल। सबसे कम इम्पैक्ट पड़ता है डिफेंस इंडस्ट्रीज को। देयर बिजनेस प्रोस्पेक्ट आर अफेक्टेड ओनली बाई सेक्युलर ट्रेंड्स। इनका जो बिजनेस है अफेक्ट कैसे पड़ता है? सेक्युलर ट्रेंड से। सेक्युलर ट्रेंड अपन ने देखा था लास्ट क्लास में, जैसे कि कैमरा था। ठीक है, कैमरा ऑटोमेटिक फिर चेंज हो गया किसमें? मोबाइल फोन में। या इंक और पेज की जो डिमांड थी वो ऑटोमेटिक डिजिटल प्रोडक्ट्स ने ले ली। तो ये उसके बारे में बात कर रहे हैं ना, सेक्युलर ट्रेंड वो होता है। तो डिफेंसिव इंडस्ट्री में क्या आता है? फूड्स, एग्रीकल्चर इनपुट, हेल्थ केयर आर सम ऑफ द इंडस्ट्री जो डिफेंसिव सेक्टर में आते हैं। सेमी साइक्लिकल क्या होता है? दिस इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ग्रोथ इन सेल ड्यूरिंग द एक्सपेंसरी फेज। जब इकोनॉमी एक्सपेंसरी फेज में होती है तो इनकी ग्रोथ अच्छी होती है, और जब डिक्लाइन होती है तो रिसेशन फेज में इनकी ग्रोथ डिक्लाइन भी हो जाती है। दिस इंडस्ट्री डू हैव सम बेस लेवल डिमांड विच हेल्प द इंडस्ट्री टू हैव रीजनेबली हेल्थ सेल इन रिसेशनरी कंडीशन ऑल्सो। कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री जो है, इसको याद रखिएगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री जो है वो सेमी साइक्लिकल इंडस्ट्रीज में आता है। ठीक है, कंज्यूमर ड्यूरेबल जो है वो सेमी साइक्लिकल इंडस्ट्रीज में आता है। ओके।
अब डीप साइक्लिकल इंडस्ट्री, दिस इंडस्ट्री विटनेस एक्सट्रीम cyclical in their revenue as they are largely driven by economic cycles। तो इकोनॉमी जैसा करेगी, या जैसा इकोनॉमी साइकिल या कमोडिटी साइकिल होगा जो अपन ने लास्ट क्लास में देखा था, उसके अनुसार इनकी ग्रोथ और रेवेन्यू डिपेंड करती है। कैपिटल गुड इंडस्ट्री और स्टील एक्सिबिट सच बिहेवियर। तो डीप साइक्लिकल में क्या आता है, कैपिटल गुड्स और स्टील, ये दो प्रोडक्ट्स आते हैं। ड्यूरिंग रिसेशनरी देयर सेल ड्रॉप सिग्निफिकेंटली एज मोस्ट कंपनी पुट देयर कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान ऑन होल्ड। This industry experienced massive growth at the first sign of economic recovery as pent up demand। और जब इकोनॉमी रिकवर करती तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव इन्हीं के लिए होता है, कंज्यूमर गुड्स और स्टील जो लिखा है ना, स्टील एग्जिबिट्स। ठीक है, यहां तक कुछ ऐसा जो समझ में ना आया हो तो प्लीज मेरे से पूछ लीजिए। देखिए हर चैप्टर ना एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, यानी कि एक चैप्टर को स्किप करोगे तो दूसरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो रिवीजन जरूरी है। एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है, एग्जाम का पैटर्न डिफिकल्ट है। ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कत जाती है एग्जाम को पास करने में। एनीथिंग जो मैं रिपीट कर दूं आप लोगों के लिए? नो क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस चैट बॉक्स में अगर बता देते तो अपन आगे बढ़ते फिर। ठीक है, नेक्स्ट होता है मार्केट साइजिंग एंड ट्रेंड एनालिसिस। मार्केट की साइज क्या है, उसका ट्रेंड क्या है, ये सब चीजें जानना कितना जरूरी है अपने लिए। ठीक है, इंडस्ट्री डेट आर अंडर पेनिट्रेटेड हैव हाई ग्रोथ पोटेंशियल and there is more headroom for growth. However, a industry mature, the net growth revenue decline and overall growth rates come down. Therefore, studying industry, it is important to analyze the potential size of market and current size। तो इंडस्ट्री एनालिसिस कर रहे हैं तो अपने को मार्केट की पोटेंशियल साइज जानना और करंट साइज मार्केट की जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Measuring the current market size is difficult, स्पेशली इफ देयर आर मैनी अनऑर्गेनाइज प्लेयर। ठीक है, अब ये इससे भी क्वेश्चन आया है कई बार। तो करंट मार्केट साइज को मेजर करना डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि बहुत सारे अनऑर्गेनाइज प्लेयर हैं और प्राइवेट कंपनी हुज इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। तो करंट मार्केट साइज को इसलिए पता नहीं किया जा सकता क्योंकि अनऑर्गेनाइज प्लेयर है और जो प्राइवेट कंपनीज है उनकी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन्स में अवेलेबल नहीं है। क्वांटिफाई द पोटेंशियल साइज ऑफ द मार्केट ऑल्सो इन्वॉल्व मेकिंग लॉट ऑफ assumptions। और अपन जब मार्केट की पोटेंशियल साइज निकालते हैं तो बहुत सारे अजम्पशन अपने को बनाने पड़ते हैं और कुछ समय वो रॉन्ग भी हो जाता है। ठीक है, studying the past trend can supplement our analysis and help us understand how the industry has been growing and what are the factors that are affecting growth। Such study also help us understand the underlying secular trend। ठीक है, मार्केट साइजिंग कैन बी डन थ्रू इधर टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप। अब इसको याद रखिएगा, मार्केट की साइजिंग कैसे बताई जाती है? दो अप्रोच होते हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप। टॉप डाउन, बॉटम अप। इन अ टॉप डाउन अप्रोच वी मेजर द साइज ऑफ मार्केट और इंडस्ट्री स्टार्टिंग फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर एंड अराइव अप टू इंडस्ट्री लेवल। इन बॉटम अप अप्रोच we quantify the market by looking at individual company and aggregating their data to arrive at the industrial size। तो टॉप डाउन में क्या करते हैं अपन? माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, वी मेजर द साइज ऑफ मार्केट और इंडस्ट्री स्टार्टिंग फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर
एंड अराइव अप टू इंडस्ट्री लेवल, ठीक है, टॉप डाउन में। और बॉटम अप में वी क्वांटिफाई द मार्केट बाय लुकिंग एट इंडिविजुअल कंपनी एंड एग्रीगेटिंग देयर डेटा टू अराइव एट इंडस्ट्रियल साइज, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। टॉप डाउन क्या है? तो टॉप डाउन यानी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, और बॉटम अप यानी इंडिविजुअल कंपनीज। बॉटम अप में क्या दे ध्यान देते हैं अपन? इंडिविजुअल कंपनी एंड एग्रीगेटिंग देयर डेटा टू अराइव एट इंडस्ट्री साइज, ठीक है। For example, if we are to quantify industrial size of particular therapy, we can use the top-down approach as follow. Identify how many patient underwent the therapy. ठीक है, as certain average expenditure per patient, take the product and arrive at the revenue. तो कितने पेशेंट्स हैं जो उस थेरेपी में जा रहे हैं, ठीक है, और एवरेज एक्सपेंडिचर कितना है पेशेंट्स का, और कितने लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं, और रेवेन्यू कितनी बन रही है, ठीक है। और बॉटम अप में क्या करते हैं अपन? वी कैन लुक एट रेवेन्यू ऑफ ऑल हॉस्पिटल्स। तो अपन बॉटम अप में क्या करते हैं? पूरे हॉस्पिटल्स, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनकी रेवेन्यू को कैलकुलेट करते हैं एंड प्रोवाइड दिस थेरेपी एंड आइडेंटिफाई हाउ मच ऑफ दिस रेवेन्यू वाज अर्न फॉर पर्टिकुलर थेरेपी। तो हॉस्पिटल्स की कितनी रेवेन्यू है जो ये थेरेपी प्रोवाइड करती है, और कितना उन्होंने अर्न किया इस थेरेपी से। वी कैन देन एग्रीगेट इनटू अराइव एट इंडस्ट्री साइज, ठीक है। एज मेंशन्ड अबव, मार्केट साइजिंग में इन्वॉल्व मेकिंग सर्टेन एजम्पशंस, यानी मार्केट साइजिंग के लिए बहुत सारे एजम्पशंस बनाने पड़ते हैं, ठीक है। यहां तक कुछ समझ ना आया हो तो आगे बढ़े अपन। सेक्युलर ट्रेंड, वैल्यू माइग्रेशन एंड बिजनेस लाइफ साइकिल। सेक्युलर ट्रेंड क्या होता है? अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, बहुत लंबा ट्रेंड होता है। और क्या करता है? डिस्प्लेसमेंट होता है इन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ गुड एंड सर्विस। तो बहुत लंबे समय बाद वो प्रोडक्ट चेंज हो जाता है और अपन नए प्रोडक्ट्स उसकी जगह यूज करते हैं। जैसे इंक एंड पेपर की जगह आज के डेट में अपन मोबाइल फोन ही यूज कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर डिजिटल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो इंक एंड पेन की जो खपत है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में कम हो चुकी है। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट, ये होते हैं सेक्युलर ट्रेंड्स में। देयर आर वेरियस फैक्टर दैट ड्राइव सेक्युलर ट्रेंड। अब सेक्युलर ट्रेंड क्या क्या फैक्टर होते हैं? पहला होता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। न्यू टेक्नोलॉजी कैन कॉज डिसरप्शन इन मैनी वेज। It can bring new methodology in production of goods. It can provide alternate to an existing product and can create new consumption pattern. The following are some of the example. ठीक है, तो बहुत सारी न्यू मेथोडोलॉजी आ जाती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है? अल्टरनेट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का अल्टरनेट बन जाता है वो, या तो क्या करता है? न्यू कंजप्शन पैटर्न को क्रिएट करते हैं। जैसे एग्जांपल है हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी। ये जो टेक्नोलॉजी है उसके कारण क्या हुआ? इनेबल एक्सप्लोरेशन ऑफ सेल गैस। तो दिस रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी से ज्यादा सेल गैस लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, ठीक है।
तो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी से क्या हुआ, सेल गैस का ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोरेशन शुरू हो गया, तो उससे क्या हुआ, लॉन्ग टर्म एवरेज प्राइस जो थी हाइड्रोकार्बन की वो डिक्लाइन हो गई। डिजिटल कैमरे से क्या हुआ, फिल्म रोल वाले कैमरे खत्म हो गए, और मोबाइल कैमरे के आने से डिजिटल कैमरा ऑब्सोलेट हो गया, मार्केट से गायब होने लगे। इंप्रूवमेंट इन बैटरी टेक्नोलॉजी इनेबलिंग यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। बैटरी टेक्नोलॉजी में जितने ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ उसके कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं उसका कंजप्शन बढ़ गया, ठीक है, कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल ड्रिवन व्हीकल्स। सेकंड होता है चेंज इन इनकम लेवल। अन economic growth, the disposable income of population is likely to increase. This can cause change in category of good and service being consumed. People start consuming premium product compared to cheaper alternative. अगर इकोनॉमी अच्छा कर रही है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो जो पब्लिक क्या होती है कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करती है एज कम्पेयर टू चीपर प्रोडक्ट्स। Demographic change. The composition of country population in terms of age, gender, and ethnicity may undergo change over a period. This may cause change in the consumption pattern with the country. Aging population in Japan has resulted in decrease in per capita consumption of beer. ठीक है, इसका एग्जाम्पल पूछता है, याद रखिएगा। डेमोग्राफिक चेंज में एजिंग पॉपुलेशन इन जापान हैज रिजल्ट इन डिक्रीज इन पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ बियर। तो जितनी एजिंग पॉपुलेशन जापान में बढ़ती जा रही है उसके कारण क्या हुआ, कंजप्शन जो बियर की है वो डिक्रीज हो गई। ये पूछता है, याद रखिएगा, इसको थोड़ा माइंड में रखिएगा, इसको बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं। चेंज इन कल्चर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कल्चरल चेंज मोस्ट ऑफन दे आर ग्रेजुअल, sometimes change can also be sudden, driven by revolutions, insurgency, and social response to a pandemic. This change can cause a change in consumption pattern of good and service. Increase influence of western culture in Asian society. तो वेस्टर्न कल्चर एशियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, उसके कारण भी बहुत सारे सेक्युलर ट्रेंड्स बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल है। चेंज इन रेगुलेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो रेगुलेशन चेंज हुआ, गवर्नमेंट के पॉलिसीज चेंज हुए। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी क्रिएट सर्टेन इफिकेंसी इन लॉजिस्टिक इंडस्ट्री। तो जीएसटी के इम्प्लीमेंट से लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। इट टर्न रिड्यूस टू डिमांड ऑफ फॉर परचेस ऑफ न्यू कमर्शियल व्हीकल्स। ठीक है, उसके कारण क्या हुआ कि परचेस ऑफ जो न्यू कमर्शियल व्हीकल्स थे उसकी डिमांड कम हो गई। ठीक है, इन एडिशन टू अबव मैनी अदर फैक्टर, इनके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो इफेक्ट डालते हैं और कैटालिस्ट का काम करते हैं फॉर सेक्युलर ट्रेंड। व्हेन अ न्यू सेक्युलर ट्रेंड इमर्ज इट कॉज वैल्यू माइग्रेशन बिटवीन इंडस्ट्री और बिटवीन प्लेयर। ऑफन इट ऑल्सो क्रिएट अ इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन बिजनेस साइकिल ऑफ वन और मोर अफेक्टेड इंडस्ट्रीज। तो वैल्यू माइग्रेशन क्या होता है? In simple term, value migration happen when phenomenal create long-term advantage for one or more entities at cost of other entities. The entity that gain witnessed an increase in its shareholder value while other entities loss. इससे क्या होता है, किसी एक एक कंपनी का बहुत ज्यादा गेन होता है, बाकी इसको लॉस होता है। ठीक है, यानी वैल्यू एक कंपनी से दूसरे कंपनी में वैल्यू शिफ्ट हो जा रही है। सच अ शिफ्ट कैन हैपन अक्रॉस जियोग्राफिक अक्रॉस इंडस्ट्री। जियोग्राफी में एक देश से दूसरे देश चले जाता है इन्वेस्टमेंट, एक इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री में लोग इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। अक्रॉस द वैल्यू चेन एंड लेजर एक्सटेंड बिटवीन कॉम्पिटिटर विद इन द इंडस्ट्री। पहला होता है जियोग्राफिक माइग्रेशन। जियोग्राफिक माइग्रेशन ऑफ वैल्यू हैपन व्हेन अ सेक्युलर ट्रेंड हेल्प अ कंट्री और जियोग्राफी एज कंपेयर टू अदर। हॉरिजेंटल, जैसे एग्जांपल, हॉरिजेंटल ड्रिलिंग और शेल गैस डिस्कवरी शिफ्ट वैल्यू टू यूएस बेल एक्सप्लोरेशन एट द कॉस्ट ऑफ अदर producing country as US had large amount of shale gas reserve were able to extract them at lower cost compared to other oil producing nations। तो हॉरिजेंटल ड्रिलिंग से यूएस को क्या हुआ, फायदा हुआ। अब वो अपने खुद की ड्रिलिंग करने लगे और लोअर कॉस्ट में करने लगे। ठीक है,
Globalization help low cost manufacturers such as China to rapidly grow its economy as compared to many other high cost destination. ग्लोबलाइजेशन से क्या फायदा हुआ? चाइना ने अपने आप को मैन्युफैक्चरर हब बना लिया। ठीक है। क्रॉस इंडस्ट्री माइग्रेशन हैपन वन वन इंडस्ट्री गेन एट द कॉस्ट ऑफ अदर। एडवेंट ऑफ डिजिटल कैमरा रिजल्ट इन मैसिव डिक्लाइन इन फिल्म रोल इंडस्ट्री। तो डिजिटल कैमरा के आने से फिल्म रोल इंडस्ट्री डिक्लाइन हुई। ठीक है। जिसके कारण कोडक जैसी कंपनी शट डाउन हो गई। तो ये क्रॉस इंडस्ट्री माइग्रेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल है। कोडक के कैमरे आते थे, रील्स भी आती थी, फिल्म्स भी आते थे, लेकिन वो बंद हो गया। ठीक है। तो माइग्रेशन हुआ। ठीक है। Migration across value chain, some phenomenal can result in industry at the down end of value chain at the cost of those at the upper end or vice versa. Example, higher competition intensity in Indian telecommunications space result in significant fall in price of mobile service, which in turn lead to significant decline in shareholder value for telecom companies. However, this result in increased consumption of digital product and thus more traction of digital content providers. तो माइग्रेशन अक्रॉस से क्या हुआ कि जैसे अभी एयरटेल, जियो, आइडिया, ये सब कंपनीज के बीच इतने ज्यादा कंपटीशन है कि इनको अपनी जो मोबाइल डेटा के प्राइस है उसको बहुत कम करना पड़ गया। इससे क्या हुआ? उनको तो नुकसान है। ठीक है। या कंपनी की वैल्यू तो कम हो गई, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? डिजिटल प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करने लगे। और डिजिटल कंटेंट प्रोवाइडर जो है, जो डिजिटल मोबाइल, जैसे हम लोग भी अभी स्टडी कर रहे हैं, तो हमको ज्यादा फायदा हुआ ना। अभी जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, टेस्ला ने ऐसा एक फोन लॉन्च किया है जिसमें नेटवर्क की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ है, वो स्पेस से ही डील करता है। तो हो सकता है कि वो भी इन सब चीजों को आने वाले टाइम में चेंज कर दे कि हमको सिम की जरूरत ना पड़े। ठीक है। माइग्रेशन अक्रॉस कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री, सर्टेन डिस्ट्रप्शन में क्रिएट new competition advantage for one industry and may remove a competition advantage enjoyed by existing player. This may result in value migration from one company to another. जैसे 2G आने से पहले रिसर्च इन मोशन ब्लैकबेरी का जो फोन था, उसके पास बहुत सारे एडवांटेज थे। कॉर्पोरेट मोबाइल यूजर उसी को यूज करते थे क्योंकि बहुत एफिशिएंट था ईमेल यूज करने के लिए और इंटरनेट सर्विस यूज करने के लिए। अब जैसे 2G 3G टेक्नोलॉजी आई, न्यू स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर आए, उन्होंने भी सेम सर्विस प्रोवाइड की। तो उससे क्या हुआ? ब्लैकबेरी का शेयर डाउन हुआ, या उनका जो मार्केट में लीडरशिप था वो खत्म हो गया। और एप्पल जैसी जो कंपनीज है उन्होंने डोमिनेट किया और आज मार्केट लीडर बन के बैठे हैं। तो ये भी एग्जाम्पल आता है। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द प्रीएम्प्टिंग वैल्यू माइग्रेशन कैन हेल्प एनालिस्ट आइडेंटिफाई सुटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अहेड ऑफ टाइम एंड टू एग्जिट फ्रॉम द लूजिंग बिजनेस। Business life cycle refer to various stages through which a business transition through its journey from emergence till its decline। तो बिजनेस का लाइफ साइकिल क्या होता है? ये ऐसा ही होता है, पायोनियर स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी, या तो कोई नया प्रोडक्ट लाके और ऊपर चले गए, या तो डिक्लाइनिंग फेस में आ गए। ठीक है। चार टाइप से होते हैं और टाइम के अनुसार ये चेंज होते हैं। पायोनियर यानी स्टार्टिंग का जो टाइम है, ग्रोथ यानी जब कंपनी बहुत अच्छा ग्रोथ की, फिर क्या हुआ कि उसके प्रोडक्ट्स ज़्यादा उनके पास है नहीं, तो वो क्या हुआ? वो मैच्योर होने लगे प्रोडक्ट्स उसके, डिमांड कम हो गई, ग्रोथ कम हो गया मार्केट में। ठीक है। तो इसको अभी अपन डिटेल में देखते हैं क्या होता है। पायोनियर स्टेज, ये पूछता है, याद रखिएगा। पायोनियर स्टेज क्या होता है? पायोनियर यानी जब जस्ट अभी शेप लिया है उसके भी इंडस्ट्री ने, अभी वाइडली अडॉप्टेड नहीं है, कॉन्सेप्ट इज स्टिल बीइंग प्रूवन और जस्ट बीन प्रूवन, या उसका कॉन्सेप्ट जो है वो अभी मार्केट में प्रूफ होगा या जस्ट प्रूव हो चुका है। ठीक है। न्यू जो स्टार्टअप्स कंपनीज होते हैं, ग्रोथ, दिस कॉन्सेप्ट इज फंड फाउंड वाइबल और मैनी कस्टमर स्टार्ट अडॉप्टिंग द न्यू प्रोडक्ट्स। तो ग्रोथ स्टेज में बहुत सारे कस्टमर उस न्यू प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर देते हैं। एज मोर और मोर कस्टमर अडॉप्ट द प्रोडक्ट द इंडस्ट्री विटनेस स्टीप ग्रोथ।
ज्यादा से ज्यादा कस्टमर अडॉप्ट करते हैं तो उसको ग्रोथ स्टेज। मैच्योर क्या होता है? इंडस्ट्री हैज exist for long and most customer who can use the product are already using it. Number of new customer are relatively less। ठीक है, नए कस्टमर उनको मिल नहीं पाते हैं, जो कस्टमर है या तो उसको छोड़ दे रहे हैं या तो ऑलरेडी उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। फिर होता है डिक्लाइनिंग, चेंज इन कस्टमर प्रेफरेंस एंड न्यू टेक्नोलॉजी रिप्लेस द इंडस्ट्री प्रोडक्ट विद अ न्यू प्रोडक्ट। एज दिस जंक्शन द इंडस्ट्री स्टार्टेड लूजिंग आउट ऑफ टू द अल्टरनेटिव। रीइन्वेंशंस एंड रिवाइवल, डिक्लाइनिंग के बाद रीइन्वेंशन एंड रिवाइवल। या तो कंपनी कुछ नया प्रोडक्ट यू मार्केट में लाएगी तो रीइन्वेंट होगा कुछ, या रिवाइवल में डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट कॉल टैक्सी कैन बी, अब इसमें एग्जांपल दिया ना, पहले कॉल टैक्सी चलती थी, कार जो टैक्सीज होती थी उसमें नंबर लिखा करते थे। ठीक है, उसमें क्या होता था, अपन फोन करते थे और वो टैक्सी अपने पास आ जाती थी। ठीक है, वो बहुत ज्यादा उसमें ग्रोथ देखने को मिला। ठीक है, लेकिन जब से ओला और उबर जैसे ऐप आ गए तो अब कॉल टैक्सी को ज्यादा लोग प्रिफर नहीं करने प्रिफर करना बंद कर दिए, और वो इंडस्ट्री जो कॉल टैक्सी की थी वो डिक्लाइन हो गई या लगभग खत्म हो गई। Each every industry goes through the cycle in turn cause significant displacement in the economy. The labor force working in one industry will have to reskill themselves and move to a new industry or find them out of workforce. Capacity will need to redirect to a different use. Although secular trend can be traced to business life cycles, there are other disruptors that can affect the secular industry. जैसे हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी इनेबल एक्सप्लोरिंग ऑफ शेल गैस which brought a long term decline in crude oil price without causing any displacement। ठीक है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, बस जो प्रोडक्शन क्रूड ऑयल का होना था वो बढ़ गया, उसके कारण क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया, डिमांड और सप्लाई का जो गैप था वो खत्म हो गया। एनालाइजिंग अंडरस्टैंडिंग सेक्युलर ट्रेंड हेल्प द एनालिस्ट अंडरस्टैंड लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी ऑफ बिजनेस। अगर अपन सेक्युलर ट्रेंड को अच्छे से समझते हैं तो अपने को लॉन्ग टर्म बिजनेस की ट्रेजेक्टरी अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, इसके बाद होता है, इसको लास्ट देख लेते हैं, या आप बोलोगे तो नेक्स्ट क्लास में इसको कवर कर लेंगे, यहाँ तक देख लेते हैं। इंडस्ट्री लैंडस्केप इन्वॉल्व स्टडी ऑल प्लेयर इन इंडस्ट्री एंड देयर इंटरेक्शन विथ ईच अदर। दिस इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर, सप्लायर, रेगुलेटर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। It also involves studying the different factor between various competitor and customer preference. Such a study help an analyst understand how the industry may react to external market events। ठीक है, तो एनालिस्ट को क्या करना है, एक्सटर्नल मार्केट इवेंट्स को भी स्टडी करना है। इन इंडस्ट्री लो कंजप्शन कंपटीशन इंटेंसिटी कंपनी आर लाइकली टू बी एबल टू ट्रांसफर अ इंक्रीज इन इनपुट कॉस्ट ऑफ देयर कस्टमर प्रॉफिट मार्जिन। On other hand, if the competition intensity is high, it may create pricing pressure, which is likely to reduce the profit. So, industry landscape need to be very comprehensive. While analysts can use their own framework, there are certain stabilized framework that can help understand the industry landscape. This includes, अब ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, माइकल पोर्टर 5 फोर्स मॉडल, पेस्टल एनालिसिस, बीसीजी मैट्रिक्स एंड एससीपी। इसको डिटेल में अपन कल की क्लास में देखेंगे, लेकिन ये जो है इसके लिए थोड़ा फ्रेश माइंड में आइएगा। इसमें से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। 4 नंबर, फोर फोर नंबर्स इजीली मिलना है अगर इसको अच्छे से समझ गए तो। बहुत इजी है। जो चीज़ नहीं समझ में आएगी आप पूछिएगा, मैं उसको फिर रिवाइज करूँगा। केवल आप मेरी बातें सुनते जाओगे तो उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, जितना आप लाइव में जितना इंटरेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन ये चारों को डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है।